नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित करकरे आप सबका स्वागत करता हूं इस तीसरे सेशन में जो हमने शुरू किया है एक सीरीज़ 4 सेशंस की टू अंडरस्टैंड डॉक्टर एडवर्ड बैच फिलोसॉफिकल बुक हील थायसेल्फ। ये जो हील थायसेल्फ बुक है जिसमें डॉक्टर एडवर्ड बैच ने बैच फ्लावर थेरेपी के पीछे जो फिलॉसफी है, बैच फ्लावर थेरेपी में किसी भी हीलर को डिसीज़ के तरफ कैसे देखना है, हीलिंग की तरफ कैसे देखना है, रेमेडीज़ की तरफ कैसे देखना है और उनको किस प्रकार से उनका यूज़ करना है, इस पे उन्होंने काफ़ी विस्तार में बात की है और वही बात हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो एज आई सेड, दिस इज़ अ 4 पार्ट सीरीज़ जिसमें से ये थर्ड पार्ट है। सो इससे पहले जो 2 पार्ट्स हैं वो हमने ऑलरेडी अपलोड किया है, तो आई वुड सजेस्ट कि वो भी आप एक बार देख लीजिए इससे पहले। और ये जो नए नए वीडियोस हम डालते हैं, कुछ और भी एक्टिविटीज़ हम ले लेते हैं, कुछ पोएम्स होते हैं रेमेडीज़ के ऊपर, उनके लिए अगर आप चाहे तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो बैच फ्लावर्स विद डॉक्टर अमित, ये टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। ये जो लोगो है वो आपको वहाँ पे दिखेगा एज ए डीपी। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अगर कोई लाइव सेशन लेना है मुझे, या फिर कोई जूम मीटिंग लेनी है, या फिर अगर आई एम थिंकिंग कि ऑनलाइन कोर्स शुरू करूँ इन नियर फ्यूचर, पॉसिबली इन आफ्टर 15th of May, तो उसके लिए इफ़ यू वांट टू स्टे ट्यून्ड फॉर द कोर्सेस एंड एवरीथिंग, आप प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। सो 2 सेशंस में लास्ट हमने देखा था कि डिसीज़ क्या है, क्या वो हमारा एनीमी है, और डिसीज़ किस प्रकार से होता है। तो ये जो एक स्टेटमेंट था डॉक्टर बैच का, वो काफ़ी उसका डीप मीनिंग है कि डिसीज़ इज़ नथिंग बट अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोल एंड योर टेम्परामेंट और योर प्रकृति और योर पर्सनैलिटी। सो अगर पर्सनैलिटी और सोल इसमें अगर कभी दुविधा निर्माण हो गई तो उसकी वजह से डिसीज़ हो जाता है। तो ऑब्वियसली डिसीज़ इज in essence the result of conflict between soul and mind, and will never be eradicated except by spiritual and mental effort. So अगर फिजिकल हो या इमोशनल हो या भी कोई भी प्रकार का डिसीज़ हो, अगर वो मन में, सोल में, पर्सनैलिटी में अगर तैयार हो रहा है, अगर उसका उगम, उसकी शुरुआत, उसका जो मूल है वो अगर पर्सनैलिटी में एंड सोल में है, तो फिर बाहर से सिर्फ ऑर्गन्स को दवाई देके या फिर सिर्फ हाथ को, पैर को, स्किन को ट्रीट करके क्या होगा। अगर हमें ठीक होना है, आज के सेशन का विषय है हाउ वी कैन हील। अगर हमें हील होना है तो फिर वो अंदर से होना पड़ेगा, वो जो सोल है वहाँ तक जाने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा, एंड दैट्स आवर वे ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, जो हमारा 4th सेशन का टॉपिक है। So no effort directed to the body alone can do more than superficial repair damage. So अगर सिर्फ बॉडी को हमने दवाई दे दी, सिर्फ हाथ को दे दी, इसलिए तो मैं बोल रहा था कि काफ़ी सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि माइग्रेन के लिए दवाई है क्या, हमारे पास डायबिटीज़ के लिए दवाई है क्या, हमारे पास हाइपरटेंशन के लिए दवाई है। तो अगर हमने हाइपरटेंशन के लिए दवाई दे दी कि ये दवाई लेने से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, या फिर ये दवाई लेने से ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है, तो देन वी आर ओनली ट्रीटिंग द ऑर्गन्स, वी आर ओनली ट्रीटिंग द बॉडी। हम सिर्फ बॉडी को पे काम कर रहे हैं। फिर वो एक सुपरफिशियल रिपेयरिंग हो गया। जैसे किसी नाव में अगर छेद पड़ गया है और उसमें पानी भरना शुरू हो गया है, सो अगर हमने बादली से पानी बाहर फेंकना शुरू कर दिया, तो दैट्स अ सुपरफिशियल रिपेयर, सुपरफिशियल ट्रीटमेंट। अगर डीप ट्रीटमेंट करना है तो जहाँ से वो छेद पड़ गया है, जहाँ से पानी अंदर आ रहा है, उसको हमेशा के लिए बंद करना पड़ेगा, ताकि फिर वो जो नाव है वो बिल्कुल वाटरप्रूफ हो जाएगी। सो इन दिस देर इज़ नो क्योर सिंस द कॉज इज स्टिल ऑपरेटिव। अगर हमने बॉडी को दवाई दे दी तो कॉज
वैसे का वैसे रहा, जो हमारे सोल एंड पर्सनैलिटी में जो डिफरेंस है वो तो वैसे ही रहा, फिर वो तो बार बार डिसीज़ आपको तकलीफ देना शुरू कर देगा। कुछ दिन ठीक रहेगा लेकिन बाद में फिर से आ जाएगा। ये डिसीज़ थोड़ा सा, ये जो गुंडे रहते हैं ना आजू बाजू में, उनके जैसा है। अगर कोई गुंडा आपको छेड़ रहा है और अगर आपने थोड़ा बहुत आवाज़ चढ़ा के उससे बात की है तो वो थोड़ी देर बंद रहेगा, लेकिन बाद में वो फिर से कुछ ना कुछ करके आपको तकलीफ देने की कोशिश करेगा। तो पूरी की पूरी, आइदर उसको जब तक हम पूरा का पूरा उसका बंदोबस्त नहीं कर पाते तब तक वो जो तकलीफ़ है वो बार बार आपको तकलीफ देती रहेगी, या फिर वो जो डिसीज़ है वो बार बार आपको तकलीफ देता रहेगा। एंड मे एट एनी मोमेंट अगेन विल डेमोन्स्ट्रेट इट्स प्रेजेंस इन अनदर फॉर्म। तो लास्ट टाइम उन्होंने आपको छेड़ा था, इस टाइम वो आपके घर पे पत्थर फेंकेंगे, फिर आपकी गाड़ी पंक्चर करेंगे, तो कुछ ना कुछ अलग अलग करके वो आपको तकलीफ देते रहेंगे। तो एक बार पुलिस को वहाँ लाके उनका पूरा बंदोबस्त कर दिया तो ही फिर आपको बिल्कुल उसमें से आप फ्री हो सकते हो। वैसे डिसीज़ का भी है। सो फिर ये कैसे करना है? सो द टॉपिक फॉर द टुडे इज हाउ वी कैन हील। सो देर आर टू वेज दैट वी कैन हील, और फिजिशियन को दो चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ेगा, दो चीज़ों पे एम करना पड़ेगा। फर्स्ट इज टू असिस्ट द पेशेंट टू अ नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ so that we can point out to him the fundamental mistakes that he or she may be making. इसका मतलब है वो जो पेशेंट आपके सामने बैठा है, आपका फ्रेंड रहेगा, आपका पेशेंट रहेगा, आपका रिलेटिव रहेगा, उनमें फंडामेंटल मिस्टेक्स जो हमने लास्ट सेशन में देखे थे दो, उनमें से फंडामेंटल मिस्टेक्स वो क्या बना रहे, उनका जो नेचर है, उनका जो सोल है, उससे वो कितने दूर पहुंच गया है जिसकी वजह से ये डिसीज़ आ गया है। ऐसी क्या चीज़ें हैं, ऐसे क्या एनवायरनमेंट में उनमें खुद में या फिर बाजू बाजू के लोगों में ऐसी चीज़ें हैं कि जो उनको बॉदर कर रही है, जो उनको डिस्टर्ब करती है, जो उनको सोल को कम्प्लीटली पीस ऑफ माइंड में पहुंचने में तकलीफ देती है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द स्ट्रेसर्स फॉर दैट पेशेंट, और वो स्ट्रेसर्स अगर आपको पता चले तो वो उनको ठीक तरीके से उनका नॉलेज देना है और उनको समझाना है कि ये जब तक आपका ठीक नहीं हो जाता तब तक आप पूरी तरीके से डिसीज फ्री नहीं हो जाएंगे। तो व्हाट आर द फंडामेंटल मिस्टेक्स द पेशेंट इज मेकिंग, फिर द डेफिशिएंसीज इन हिज कैरेक्टर विच ही और शी शुड बी रेमेडिंग। कई बार कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, लोगों में करेज कम रहता है, लोगों में गुस्सा टॉलरेट करने की शक्ति कम रहती है, लोगों में पॉजिटिवनेस होप कम रहता है। सो कुछ ना कुछ डेफिशिएंसीज रहती है। डेफिशिएंसीज सिर्फ विटामिन्स की या फिर प्रोटीन की या फिर आयरन की, इतनी सिर्फ डिफिशिएंसी नहीं है। अगर आयरन की डिफिशिएंसी है और आपका एनीमिया हो गया है तो वो तो गोली लेके हो जाएगा, लेकिन अगर करेज की डिफिशिएंसी है, अगर कॉन्फिडेंस की डिफिशिएंसी है, अगर टॉलरेंस की डिफिशिएंसी है, तो फिर उसको भी करेक्ट करना पड़ेगा। एंड द डिफेक्ट्स इन हिज नेचर विच मस्ट बी इरेडिकेटेड एंड रिप्लेस्ड बाय द करस्पॉन्डिंग वर्च्यूज। यही एग्जैक्टली हमने सीखने की कोशिश की है हर दवाई में। अगर आपने वो दवाई देखी हमने किस प्रकार से दवाइयाँ सीखी है, तो हमने वही उसी प्रकार से सीखी है जिस प्रकार से डॉक्टर बैच को एक्सपेक्टेड है। एवरी रेमेडी हैज़ सर्टन पॉजिटिव वर्च्यूज एंड सर्टन निगेटिव क्वालिटीज़। हमें वो निगेटिव क्वालिटीज़ कम करनी है और पॉजिटिव वर्च्यूज बढ़ाने हैं। सो अगर किसी में कॉन्फिडेंस कम है तो हम उसको लार्ज दे सकते हैं, क्योंकि लार्ज कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। सो वी आर रिप्लेसिंग लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बाय अ करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव वर्च्यू विच इज़ कॉन्फिडेंस। अगर किसी को मिमुलस जैसा फियर ऑफ स्पाइडर्स है, कि कुत्ते को देख के, स्पाइडर को देख के उनको डर लगता है, तो वी नीड टू रिप्लेस दैट फियर। उस फियर को रिप्लेस करके वहाँ पे करेज को डालना पड़ेगा, जो मिमुलस से डाल सकते हैं, रॉकरोच से डाल सकते हैं। तो अगर हमने करेज को डाल दिया तो फिर वो कुत्ते को देख के, स्पाइडर को देख के उनको कोई तकलीफ नहीं हो जाएगी। तो दिस इज हाउ द फिजिशियन शुड एम एट। द फिजिशियन शुड थिंक अबाउट व्हाट ही और शी नीड्स टू गिव टू द पेशेंट। सेकेंड थिंग इज, सो फर्स्ट थिंग हमने देखी कि एक तो एजुकेशन देना है कि क्या गलत जा रहा है, फिर उनको ये भी समझाना है कि क्या कौन सी खामियां हैं उनमें, कौन सी डेफिशिएंसीज है, और फिर उन डेफिशिएंसीज को
पॉजिटिव क्वालिटीज़ में रिप्लेस करना है। सेकेंड थिंग इज ये कैसे करना है? बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग सच रेमेडीज एज दे विल हेल्प द फिजिकल बॉडी टू गेन स्ट्रेंथ and they will also make the mind, they will assist the mind to become calm, will widen its outlook and will strive toward perfection. What is perfection? हमारे soul के तरफ पहुंचना. That's the final goal that we all have. Thus bringing peace and harmony to the whole personality. So अगर जो दवाइयाँ इन सब पे काम करती है, जो दवाइयाँ हमारे पर्सनैलिटी पे काम करती है, उनमें से जो लैक्यूनीज है, उनमें से जो डेफिशिएंसीज है, उन पे काम करती है, जो दवाइयाँ हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स पे काम करती है, उन दवाइयों का अगर हमने इस्तेमाल किया तो फिर हमें ये जो सोल तक पहुँचने का जो हमारा गोल है, वो गोल जल्द से जल्द और काफ़ी आसान तरीके से हम हासिल कर सकते हैं। सो देयर आर टू थिंग्स दैट वी कैन डू टू हील। वन इज़ अंडरस्टैंड द कॉन्फ्लिक्ट, या फिर जिसको हम डिस-ईज बोलते हैं। मैं हमेशा डिस्टर्ब क्यों रहता हूँ? क्योंकि देर इज़ सम डिस-ईज बिकॉज ऑफ बाहर की जो सिचुएशन हो वो, या फिर अंदर की जो सिचुएशन है उसकी वजह से। सो अंदर से मैं अगर विचलित हूँ तो वो विचलित मैं क्यों होता हूँ, कौन सी ऐसे पैटर्न्स है जिसकी वजह से मैं विचलित होता हूँ, उन पे अगर काम करें तो फिर वो हमारा फर्स्ट लेवल ऑफ हीलिंग है कि पहले अंडरस्टैंड तो करें कि किस चीज़ पे काम करना है। आपको जब तक ये नहीं मालूम कि किस चीज़ पे काम करना है, आपको जब तक ये नहीं मालूम, जैसे हम डिसीज़ का डायग्नोसिस करते हैं, वैसे हमारे मेंटल स्टेट का, हमारे पर्सनैलिटीज़ में जो डेफिशिएंसीज है उसका भी डायग्नोसिस हमें करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कौन सी चीज़ हो गई आजू बाजू में तो हमें गुस्सा आता है। फिर वो गुस्सा हम किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, उसमें कोई अलग करना पड़ेगा क्या। और ये अगर अंडरस्टैंड कर दिया तो फिर आगे जाके वी कैन रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बाय आइदर रेमेडीज या फिर बाय रैशनल थिंकिंग। दो प्रकार है, एक तो रेमेडीज़ जो हमने पढ़ी है 38 रेमेडीज़ और रेस्क्यू रेमेडी, या फिर रैशनल थिंकिंग। रैशनल थिंकिंग से भी काम होता है और रेमेडीज से भी काम होता है, लेकिन रेमेडीज़ हम बार बार नहीं दे सकते जब तक हम हमारा थिंकिंग पैटर्न ना ठीक कर पाए। अगर थिंकिंग पैटर्न हमने ठीक नहीं किया और सिर्फ गुस्से को दवाई दे दी चेरी प्लम जैसी, तो फिर गुस्सा कम हो जाएगा लेकिन बार बार आ जाएगा। तो उससे अच्छा और एक ये है कि रेमेडीज़ के साथ साथ अगर हम थिंकिंग लेवल पे काम करें, थिंकिंग पैटर्न्स पे काम करें, और उसमें से जो इरेशनल पैटर्न्स है उनको अगर हम ढूंढ के उनको अगर हम दूर करें तो लॉन्ग स्टैंडिंग डीप एक्टिंग इस प्रकार का क्यूअर हम अचीव कर सकते हैं। कई लोगों ने मुझे ये भी पूछा है कि रैशनल थिंकिंग पे और थोड़ा सा सेशंस हो तो अच्छा है। सो आई एम थिंकिंग अबाउट टेकिंग सम ऑनलाइन सेशंस अबाउट रैशनल थिंकिंग। सो वो टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको बता दूंगा। सो दीज आर द टू थिंग्स दैट वी कैन डू टू हील आवरसेल्व्स, जहाँ से वो डिसीज शुरू हो जाता है। तो ये जो 4 सेशन की सीरीज़ है उसमें से 3 सेशंस हमने कवर कर दिया है कि इज डिसीज आवर एनिमी, क्या वो एनिमी है, फिर किस कारण से डिसीज हो जाता है, और आज का जो सेशन था वो हाउ वी कैन हील द डिसीज। ना मेरा सबसे चहीता सेशन है नेक्स्ट वन कि इस सब प्रोसेस में हमारा डिसीज जो है, जब मैं डिसीज कहता हूँ तो मुझे रोग नहीं उसमें से इंडिकेटेड है, कोई भी डिस-ईज, मुझे कोई भी रोग नहीं रहेगा, मुझे एक भी टैबलेट शुरू नहीं रहेगा, लेकिन अगर मुझे बार बार गुस्सा आता है या फिर छोटे छोटे कारणों की वजह से मैं अगर डिप्रेस हो जाता हूँ या फिर मुझे कॉन्फिडेंस कम है, मैं अगर 10 लोगों के सामने भाषण करने में थोड़ा सा कतराता हूँ, तो फिर वो भी एक डिस-ईज है। तो पूरा का पूरा ईज तक हम जब जाएंगे तो वो तभी जा सकता है जब हम सेल्फ डिस्कवरी करेंगे। और आई थिंक ये जो सेल्फ डिस्कवरी का प्रोसेस है वो इतना बड़ा है और इतना इंटरेस्टिंग है और इतना रिवॉर्डिंग है ओवर द प्रोसेस कि उसमें अगर हम गए तो फिर बाद में कोई ट्विटर पे क्या लिख रहा है, कोई फेसबुक पे क्या बोल रहा है, कोई कौन से प्रकार का हेट स्पीच दे रहा है, इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान रखने में हमें टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि हम खुद को ठीक करने में इतना जुड़ जाते हैं और उसमें इतना सेटिस्फैक्शन मिलता है कि वी डोंट गेट टाइम टू थिंक अबाउट कंपेयर आवरसेल्व्स विथ द सोशल मीडिया पीपल। तो उस सेल्फ डिस्कवरी पे हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। तब तक आप एज यूजुअल फैमिली से जुड़े रहिए और लोगों को जिनको बैचलर रेमेडीज सीखनी है उनको
हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कहिए, हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन करने के लिए कहिए। और नेक्स्ट सेशन में सेल्फ डिस्कवरी वाले मिलते हैं 2-3 दिनों में ही। तब तक आपका ख्याल रखिए। धन्यवाद।